So welcome to Concrete Civil Concepts again, and this is our lecture 4. This is our lecture 4 for RCC. RCC हम इसमें बात कर रहे हैं स्टेट AE इंक्लूडिंग UPPSC, MPPSC, BPSC and your RPSC. All state AE and SSC JE oriented questions. SSC JE oriented questions of RCC. ठीक है, सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे इम्पोर्टेंट IS 456 2000 के जो भी प्रोविजंस हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर 1, 2, 3 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो कंक्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। एक टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है मैंने, उसमें आपका स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल के लिंक। हम स्टार्ट करते हैं इसमें, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपका कंक्रीट जो मिनिमम ग्रेड आपको पता होना चाहिए, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होना चाहिए प्री टेंशनिंग के लिए। प्री टेंशनिंग अगर आप कर रहे हो तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम यूज़ करते हैं M40। दिस इज इम्पोर्टेंट, बच्चा पेपर में भूल जाता है प्री के लिए M40 है या फिर पोस्ट के लिए कितना है। पोस्ट टेंशनिंग के लिए हमेशा याद रखना है M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करते हो। रीइंफोर्स कंक्रीट के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम कितना यूज़ करते हैं आपको पता होना चाहिए M20। ठीक है, सिमिलरली आप रीइंफोर्स कंक्रीट के बाद वाटर टैंक में अगर हम मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं M30। ये आपको पता होना चाहिए वाटर टैंक में कितना होना चाहिए, रीइंफोर्स स्ट्रक्चर्स के लिए रीइंफोर्स कंक्रीट के लिए कितना होना चाहिए M20, और पोस्ट टेंशनिंग में M30 करते हैं और प्री टेंशनिंग में M40 करते हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। और मैं अगर बात करता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तो मैं बात करता हूँ स्पेसिंग की। स्पेसिंग हमारे को पता होना चाहिए ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट की। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हो तो उसके लिए जो स्पेसिंग होती है वो 3 गवर्निंग क्राइटेरिया होते हैं। एक तो आपकी होती है लीस्ट लेटरल डायमेंशन। लीस्ट लेटरल डायमेंशन मतलब आपके विड्थ होगी या फिर डेप्थ होगी, बी और डी। दूसरा हो गया आपका 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार। स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार का, ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार जो भी आप यूज कर रहे हो कॉलम्स के अंदर, द स्मॉलेस्ट डायमीटर मतलब 16 टाइम्स ऑफ डाया बार, डाया मीन बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, सी गवर्निंग क्राइटेरिया होता है आपका 300 mm। एक और क्राइटेरिया हो सकता है डी आपका 48 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट जो आप प्रोवाइड करते हो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रप्स, और जो आपका रीइंफोर्समेंट आप जो प्रोवाइड करते हो स्पाइरल्स जो आप लगाते हो हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट, उसका आप मिनिमम यूज़ करते हो 6 mm 8 mm का भी यूज़ कर लेते हो, तो उसका 48 टाइम्स होना चाहिए, या फिर 16 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार डाया मेन का, मेन बार का, या फिर लीस्ट लेटरल डायमेंशन, या फिर 300 mm। तो इन सब में से मैक्सिमम है आपका 300 mm। ठीक है, मैक्सिमम तो आपका कितना है 300 mm से आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। जो भी आपका कम आएगा उतने पे आप यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, so this is your spacing of transverse reinforcement। then important और क्वेश्चन है आपका, इन सबसे जो भी आपकी मिनिमम होगी वो आप अडॉप्ट कर लोगे। मैक्सिमम आपका है 300 mm, 300 mm से ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, मिनिमम वाली वैल्यू आपको अडॉप्ट करनी है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टील कितना रिक्वायरमेंट होता है। स्टील रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए कॉलम के लिए। कॉलम के लिए आपको स्टील रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए, मिनिमम भी पता होना चाहिए आपको। वो आप करते हो 0.8%। ओके, 0.8%, और मैक्सिमम कितना होता है आपका, मैक्सिमम होता है आपका 6%। 6% और 8% किसका होता है, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है। ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है। क्लियर है, तो ये आपको पता होना चाहिए ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम का होता है मैक्सिमम, जो आपका 6% होता है स्टील रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज आरसीसी जो आपका मिनिमम थिकनेस होती है वॉल की, उसकी कितनी होती है। मिनिमम थिकनेस आपको पता होना चाहिए वॉल की, मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल 100 mm लेते हैं आप जनरली, 100 mm पता होना चाहिए आपको। ठीक है, 100 mm लेते हैं, ये आपका 4 पॉइंट है 100 mm। ठीक है, और मैं अगर बात करता हूँ वर्केबिलिटी के लिए, तो वर्केबिलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका रीइंफोर्समेंट यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे मैं अगर वर्केबिलिटी की बात करता हूँ, अगर आपका
लाइट रीइंफोर्समेंट लगा हुआ है, लाइट रीइंफोर्समेंट है तो आप वर्केबिलिटी उसकी कैसे रखोगे, लो रखोगे। और अगर आपका हैवी रीइंफोर्समेंट है, हैवी रीइंफोर्समेंट लगा हुआ है तो वर्केबिलिटी मीडियम होनी चाहिए। तो अगर आपका पाइलिंग में वर्क हो रहा है, पाइलिंग या फिर और ट्रेंच फिलिंग में काम हो रहा है, और या फिर ट्रेंच फिलिंग में काम हो रहा है, तो आप जो वर्केबिलिटी रखते हो वो रखते हो हाई। वर्केबिलिटी का ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज जो आपका रिक्वायरमेंट, जो आपका स्लैब में कितना रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। जो आपका मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना होता है और मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट कितना होता है। मिनिमम रीइंफोर्समेंट आपको पता होना चाहिए स्लैब के अंदर। मिनिमम रीइंफोर्समेंट माइल्ड स्टील अगर हम यूज कर रहे हैं, माइल्ड स्टील मतलब FE 250 बार बोलते हैं माइल्ड स्टील। इसमें मिनिमम रीइंफोर्समेंट आप जो यूज करते हो वो आप करते हो 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का 0.15% आप यूज करते हो, ठीक है। तो आपका ये होता है माइल्ड स्टील के लिए। अगर आप HYSD बार यूज कर रहे हो, हाई यील्ड स्टैंड रिफॉर्म बार्स, तो उसमें आप मिनिमम रीइंफोर्समेंट यूज करते हो 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये आपका मिनिमम हो गया स्लैब में। मैक्सिमम कितना होता है आपको, मैक्सिमम पता होना चाहिए। टेंशन में मैक्सिमम होता है आपका कितना, 4%, 4% ऑफ टोटल ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। सिमिलरली कॉम्प्रेशन में भी आपका 4% ऑफ टोटल ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपका मैक्सिमम है और ये आपका कितना है, मिनिमम। स्लैब के अंदर ये आपको पता होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट IAS कोड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बात कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि आपका जो मिनिमम डायमीटर बार यूज करते हैं कॉलम में मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल बार जो आपका डाया बार होता है, लॉन्गिट्यूडनल बार वो आप यूज करते हो कितना, 12 mm का। ये आपको पता होना चाहिए 12 mm, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। एक और अगर मैं बात करता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RCC के अंदर, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं हम। लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर ECL जिसको हम डिनोट करते हैं, लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट में हम क्या करते हैं, EC अपॉन 1 + थीटा को इंट्रोड्यूस करते हैं। EC क्या होता है, शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर इलास्टिसिटी अपॉन 1 + थीटा, थीटा होता है क्रीप कोफिशिएंट। तो आपको पता होना चाहिए EC आप कैसे निकालते हो, 5000 रूट ऑफ FC कैसे निकालते हो, अपॉन 1 + थीटा, थीटा इज द क्रीप कोफिशिएंट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। एज ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करता है, 7 डेज, 28 डेज और 1 ईयर्स के लिए, ठीक है। 2.2, 1.1 और 1.6 इस तरह की वैल्यूज होती हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं अगर आपको IAS कोड से रिलेटेड प्रोविजन बता दूं तो आपसे पूछ लेता है कभी भाई कि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के लिए कोड कौन सा है। विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड के लिए, लोड कॉम्बिनेशन के लिए आपको लोड जो आपको कोड पता होना चाहिए वो होता है आपका IS 875 1984, ठीक है। तो आपका डेड लोड कॉम्बिनेशन वगैरह होते हैं, इन सब में इस तरह यूज होता है। सिमिलरली अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन स्ट्रक्चर के लिए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन स्ट्रक्चर्स के लिए जो आप IAS कोड यूज करते हो वो करते हो IS 1893 2002। अब आपका लेटेस्ट वर्जन भी आ गया है मार्केट में 2016, वो भी हमारा अपडेटेड वर्जन है। या आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन स्ट्रक्चर के लिए करते हो। और आपका जो IS 456 2000 है, IS 456 2000 है, उसका नाम क्या होता है, प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब लेक्चर 5th में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में RCC के। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।